स्टडी दिस से धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, नोटिफिकेशन अभी मैंने आपको टेलीग्राम पे 2-3 दिन पहले शेयर कर दिया था, बट इसके ऊपर वीडियो में नहीं बना रहा था क्योंकि मैं खुद अभी बहुत ही इस नोटिफिकेशन को लेकर डाउट में, बिकॉज नोटिफिकेशन ये ना ऑफिशियल अभी आया नहीं है और ये फेक भी नहीं कह सकते इसको भाई। रीजन क्यों में देखो, इसके अंदर पहली बात तो क्या कर रखा गया, नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट ही नहीं दे रखा गया। जितनी पोस्ट की जो कैटेगरी होती है, जो इन्होंने पोस्ट की जो ऑप्शंस होती है ना, जो चार्ट बना रखे होते हैं, उसके अंदर खाली छोड़ रखा है। तो ऐसा तो कभी कोस्ट गार्ड ने किया नहीं है। जितनी भी पोस्ट होती है तो पोस्ट का मेंशन करते तो हर पोस्ट मतलब हर वैकेंसीज में या फिर कितनी कितनी पोस्ट खाली वो चीज़ें लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो इस बार नहीं लिखा गया इसलिए मैं चुपचाप बैठा हुआ था, बट बच्चे कह रहे हैं कि बनाओ सर बनाओ सर। ठीक है चलो बताते हैं। एक बार मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप वेट करो थोड़ा सा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता पोस्ट की जानकारी के लिए। बाकी हर चीज़ आपको सेम रहेगा, फेक नहीं है ये। अब ये कोस्ट गार्ड वालों से फोन करोगे ना तो बोल देंगे नहीं नहीं, जब तक ऑफिशियल नहीं आता तब तक आप फेक मानो। भाई जब फेक मानो तो बाकी जब ऑफिशियल आता तो सब कुछ मैच किसे कर जाता है, पूरा सेम का सेम वही चीज़ है। हर बार कहीं यही नाटक है, नोटिफिकेशन लीक कर देते हैं, चाहे वो एयरफोर्स वाले हो, कोस्ट गार्ड वाले हो, नेवी वाले हो। ये बहुत ही गंदा तरीका है ये सब चीज़ें। ठीक है, जब आप मतलब लीक भी करते हो तो प्रॉपर तरीके से लीक करो ना कि बच्चे समझ जाए। इतना कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो। जो भी सीन है कोई दिक्कत नहीं है, समझो। यहाँ पे खाली एक चीज यहाँ पे जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी कि मतलब किस चीज के लिए, जैसे जीडी का टेक्निकल के लिए कितनी पोस्ट खाली है, बट हाँ ओवरऑल सारी डेट्स वगैरह सेम रहती है। हर बार का यही चीज है, मतलब ये कोई नया नहीं है। ठीक है, ये रहता है ना कि इस बार लिखा हुआ है तो कुछ हम बढ़ चढ़ के बात करें, कुछ नहीं है, हर बार का इनका वही है। ठीक है, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसमें डीबी वाले बच्चे, क्योंकि नाविक के अंदर डीबी की सीट तो इस बार आई नहीं है, वैकेंसी तो आई नहीं है, तो डीबी वाले इसके अंदर फिल कर सकते हैं। अगर आपका 12th का मैथ और फिजिक्स खराब है तो, और आप जीडी की भरना नहीं चाहते हो कोस्ट गार्ड नाविक में, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का भर सकते हो, बिकॉज इसका सिलेबस डीबी की तरह। मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा, बशर्ते कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करना चाहिए। बट उससे पहले प्रिपरेशन के लिए मैं कहना चाहूंगा, कोई बच्चा अगर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है स्टेज 1 की, तो मैंने ऑलरेडी देखा रखा, मैंने स्टेज 1 2 बार दिया है एग्जाम और दोनों बार मैंने क्रैक कर रखा है इसको। ठीक है, और आगे से जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ना कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, तो मेरी जो सेकंड चैनल है जहाँ पे मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, उस पर एक प्रॉपर क्लास वगैरह जो भी होगा इन्फॉर्मेशन वगैरह सब दूंगा। उसकी एक बार जानकारी देख लो आप। ये जो चैनल मैंने बैकअप के लिए रख रखा था कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की, आगे से पूरी जानकारी मैं प्रॉपर जानकारी दूंगा। ठीक है, रिटन में क्लियर करवा के रहूंगा, अपनी टेंशन ना लो इसको। ये टू जेड स्टडी डिफेंस करके, और इस चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आप सब्सक्राइब करके बने रहो। आगे से मैंने बोला ना कि इसमें मैं वीडियो नहीं बनाता, बस इसको बैकअप के लिए मैंने रखा था, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, और आज जरूरत पड़ गई। इसकी पूरी तरह तैयारी इस पर कराऊंगा मैं। ठीक है, आगे चल के एफकेट वगैरह जो भी एग्जाम होंगे मैं यहीं पे कराने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पे सब कुछ नहीं पॉसिबल है। और असिस्टेंट कमांडेंट की पेड बैचेस के लिए मैं कह दूं आपको, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करके ना आप आराम से तैयारी कर सकते हो। उसमें मैं रिटेन मतलब की तैयारी बहुत प्रॉपर तरीके से करा दूंगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि भाई एक बार तैयारी कर लोगे ना टू जेड स्टडी तो आपका क्रैक होगा ही। जैसे कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर, जीडीपी आंतरिक के अंदर हमने दबा के रिजल्ट्स दिए हैं, कोस्ट गार्ड के अलावा एयरफोर्स में हमने दबा के रिजल्ट दिए हैं बच्चों के। असिस्टेंट कमांडेंट का रिटेन आसान है। मैं कहता हूँ ना कि जो बच्चा में से 2-2.5 महीना जिसकी बेसिक ठीक है, 2-2.5 महीना भी अगर पढ़ लेना इसके अंदर, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा और बहुत लिमिट चीजें दूंगा, रिटेन क्लियर हो जाएगा उसका। बहुत आसान लगता है मेरे को ये एग्जाम। ठीक है, और आप भी थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आपके लिए भी आसान है, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। जिसकी भी बेसिक्स ठीक हो जाती ना, उसका रिटेन क्लियर हो जाएगा। बेइज्जती के साथ थोड़ा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, और इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। हिंदी में रहता तो ठीक है, बिना कहीं से पेड बैचेस लेके भी हो जाता है, बट इंग्लिश मीडियम में बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं हो पाती जो हिंदी बैकग्राउंड से, तो मैं करा दूंगा उनको। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी पेड पीडीएफ्स वगैरह आएंगी, टेस्ट सीरीज आएंगी अगर फ्यूचर में, वो सभी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर अवेलेबल करा दूंगा। टेस्ट सीरीज तो आएंगी ही आएंगी, वो चीज़ मैं आपको इसी बैच के अंदर अवेलेबल करा दूंगा, जिसकी 900 प्लस 23 रुपये, 923 रुपये के आसपास बैचेस पड़ेंगे, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लग के। ठीक है, तो आप देर मत करो, ज्वाइन कर लो और बढ़िया से इसकी तैयारी करो। इंग्लिश की क्लास अपलोड होने लगी और ये रिकॉर्डेड बैचेस है, तो प्रॉपर जानकारी अगर चाहिए तो एक बार व्हाट्सएप पे पूछ लो, देन आप ज्वाइन करना। ठीक है ना, और बस ट्रस्ट करके पढ़ो, मैं यही कह सकता हूँ। एक बार नोटिफिकेशन के बारे में बता दूँ, इसकी फॉर्म जो होगी 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है 28 फरवरी तक, बट फिर भी हम कहेंगे कि एक बार नोटिफिकेशन जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता हम वेट करेंगे। और ये गलत नहीं है, मैं गलत इसको फेक नहीं मानता। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि हाँ ऑफिशियल आएगा तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है। और मैं बोलूँ ये ग्रुप ए की गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पे नीचे सब कुछ दे रखा गया है। अगर आप पढ़ते हो देखो नीचे में सब कुछ दे रखा गया है, जिसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। ठीक है, यहाँ पे ले रखा है ना, द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन ऑफिसर ऑफ वाइब्रेंट कैरियर टू यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट फॉर वेरियस ब्रांचेस एंड असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह वगैरह। तो ये जो सीन है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किसके लिए है किसके लिए नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो सीन है, कह रहे
यहाँ पे ना बहुत सारी पोस्ट अलग अलग होती हैं। यहाँ पे जीडी के लिए दे रखा है, जीडी की जो एज है वो 18 साल के बच्चे नहीं भर सकते, मिनिमम एज इनकी ना 21 से 25 होनी चाहिए। ओके, और ये 25 जो होना चाहिए वो 1 जुलाई 2024 तक ये मानेंगे कि इस तारीख तक ना आपका 25 हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो मैं बोल रहा हूँ आगे, ये ना अगर आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल की एज एक्सेशन मिलती है, अगर आप SC ST हो तो आपको 5 ईयर्स की एज एक्सेशन मिलती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझना। और यहाँ पे क्या रहना कि 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जुलाई 2000 सॉरी 30 जून 2003 तक के बच्चों को काउंट कर रहे हैं, बाकी अपने एज रिलेक्सेशन आगे समझते रहेंगे। और जीडी के लिए मेल नहीं भर सकते हैं। और बोलोगे यहाँ पे फीमेल लिखा हुआ है, फीमेल किसके लिए था मैं बताऊंगा, ठीक है, क्या नौटंकी मैं बताऊंगा। फिलहाल जो जीडी पोस्ट आती है ना, ये मत सोचना कि जो नाविक जीडी है उसकी तरह ये है, नाविक जीडी की तरह भरना है और इसमें भी 12th का एक क्वेश्चन आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए सेम सेक्शन 1 आता है, ठीक है, वो सब मैं बता दूंगा, सबके लिए सेम आता है। इसमें नाविक की सिलेबस ही हटा दो, दम लगा ये आराम से निकल जाएगा, मैं बताता हूँ, मैं हूं ना आपके साथ। तो जीडी की तो मेल भरेंगे और टेक्निकल मैकेनिकल के लिए भी मेल भरेंगे, मैं सब पे आऊंगा, सबकी ये 21 से 25 है। और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी मेल ही भरने वाले, जस्ट लाइक आपका यांत्रिक आता था ना, वैसे यहाँ पे असिस्टेंट कमांडेंट में भी वो टेक्निकल ब्रांचेस के लिए। कहोगे जब सब मेले भरेंगे तो फीमेल काहे लिखा है, तो भाई वो लॉ एंट्री के लिए था, ठीक है। और एक आता था ना SSA का पायलट वाला, पायलट लाइसेंस जिसमें चाहिए था, वो फीमेल के लिए रहता था। बाकी इसके अंदर वो उन दोनों के अलावा कोई भी फीमेल के लिए वैकेंसी है नहीं, फिर भी उन्होंने फीमेल लिख दिया है। तो ओवरऑल इस बार फीमेल के लिए इसके अंदर कोई वैकेंसीज नहीं है। और यहाँ पे लिखा गया है जो इनकी सदियों से चलती हुई एक आदत है, उस आदत को इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है, और कुछ नहीं है, परंपरा को फॉलो किया है। अब मैं बोल दूं अगर जीडी से भरना है तो जीडी से क्या होना चाहिए। ओवरऑल आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी पोस्ट के लिए फिल करो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए आप नहीं फिल कर सकते, बिकॉज यहाँ पे लोग 60% मांग रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर। आपकी ग्रेजुएशन चाहे आर्ट से हुई है, कॉमर्स से हुई है, साइंस से हुई है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, फर्क नहीं पड़ता, बट 12th में फर्क पड़ना चाहिए। 12th आपका जो होना चाहिए, अगर आप जीडी के लिए फिल कर रहे हो तो आपके 12th में जो है ना साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, साइंस के साथ आपके फिजिक्स एंड मैथ होने चाहिए। अदरवाइज अगर फिजिक्स मैथ नहीं रहा तो फिर आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, छाट दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर फेक फॉर्म फिल भी कर दोगे तो क्या फायदा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटोगे स्टेज 2 में जब जाओगे तो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके 12th में होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में कुछ भी है फर्क नहीं पड़ता, फिल कर पाओगे। और मिनिमम आपके ना 55% होने चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी, ठीक है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में भी आपके 55% होने चाहिए, और ओवरऑल आपके जो ना 55%, ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, ये कह रही हैं लोग। तो ये चीज फॉलो करोगे आप तो आप, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स है ना क्वालिफिकेशन ये फॉलो होता है। 12th में अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, या फिर अदर स्ट्रीम्स हो, साइंस के अलावा मैथ और फिजिक्स नहीं अगर आप तो फिल नहीं कर पाओगे। इवन मैथ की जगह खाली आपका बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री है तो भी आप फिल नहीं कर पाओगे जीडी के लिए, क्लियर है। और खैर वो तो फिर वो टेक्निकल के लिए भर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज टेक्निकल के लिए आपके पास एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ओके ना, जिसमें कि 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, ओके। चाहे आप यांत्रिक के लिए भर रहे हो या फिर यांत्रिक, सॉरी मैं यांत्रिक नहीं बोल सकता, टेक्निकल बोल सकता हूँ, चाहे आप टेक्निकल में मैकेनिकल के लिए भर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भर रहे हो, तो ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। तो आप एक बार ना अपना सिलेबस देखोगे, ठीक है, तो एक बार ये देखना। और 12th में ऑब्वियस चीज है, फिजिक्स मैथ सब में मांगा जा रहा है, 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है ना, तो और 55% मार्क्स के साथ, तो ये चीज आपको फॉलो करना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन की मैं बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आपकी क्या क्या ट्रेड्स होती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको पता होगा। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो उतना खुल के नहीं बोल सकता इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार आप इसको ना पढ़ना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और ये मैकेनिकल के बारे में। बट आपके रिटन एग्जाम में इसकी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको इसके लिए दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, अपनी टेक्निकल डिग्रीज हैं उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब मैं सबसे जो खतरनाक जो है ना बात बता रहा हूँ कि इसकी वैकेंसीज, ये मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने ये जो चैट बना रखा है ना, तो रो और कॉलम बना रखा है यहाँ पे, इन्होंने कुछ भी नहीं भर रखा किसमें कितनी वैकेंसीज है, ओके, कुछ भी नहीं भर रखा भाई। ऐसा क्या सीन है, देख के बड़ा मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या चल रहा है, ये है क्या, ओके। चलो ये अलग ही लेवल पे, कोई बात नहीं। कह रहे these वैकेंसीज आर टेंटेटिव, काहे का टेंटेटिव, कुछ है ही नहीं तो टेंटेटिव का है, इसका मतलब क्या होता है कि अपने से मान लो जितना मन उतना, तो ये थोड़ी होता है। क्या ही देंगे, मुश्किल से 50-60 वैकेंसीज देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा क्या ही देंगे, वो इससे ज्यादा नहीं देंगे। ओवरऑल अगर 50 भी दे दें बहुत है, ठीक है, बट फिर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी या रिटन एग्जाम क्रैक करना इसका ईजी है, जो भी ये खेला इसके अंदर स्टेज 2 में है, ठीक है ना। बाकी एक बार आप इसकी तैयारी कर लोगे तो बहुत सारे एग्जाम में काम आएंगे।
इसके अलावा मैं सिलेबस पे एक बार आ जाता हूँ ओवरव्यू, बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट को मतलब पिक कर करके मैं सेकंड चैनल पे देते रहूंगा, उसको सब्सक्राइब करके बने रहो। चाहे आप किसी भी टेक्निकल के लिए भरो, चाहे जीडी के लिए भरो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, तो आपका सिलेबस स्टेज 1 का यही होगा, सीजी कैट, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसके अंदर पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मार्क्स 400 के होंगे। एक क्वेश्चन के जो है ना 4 नंबर की एग्जाम होती है, 4 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आप नेगेटिव करोगे तो एक क्वेश्चन गलत करोगे 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, कट जाता है, माइनस हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ओके ना, तो 2 आवर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन मेरे हिसाब से यार बच जाता है। जब मैं दोनों बार दिया हूँ एग्जाम ना, फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया था कब दिया था मैंने, 2022 में दे रखा था, ठीक है। उस टाइम ये रिटन एग्जाम मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लगा, रियली मैं बोल रहा हूँ, लगा कि हाँ क्वेश्चन में जाना है। बट जो 2023 में मैंने एग्जाम दिया तो मेरे को लगा ही नहीं भाई पूरा का पूरा खत्म, लेवल ही नहीं कुछ था इसका। मतलब ओवरऑल मैंने 1 आवर के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके पूरा का पूरा 1 आवर में, फिर मैंने अगले नेक्स्ट 1 आवर के अंदर मैंने क्या किया, जितना बना आपसे मैं बोल रहा हूँ उतना 1 घंटे के अंदर बना लो। ऑलमोस्ट मैंने 90-95 के आसपास अटेम्प्ट कर रखा था। फिर मेरे जो भी 10-15 सवाल बच रखे थे या फिर 5 सवाल बच रखे थे या फिर डाउट रिव्यू वगैरह मिला के 10-15 सवाल थे, इसमें मैंने कुछ तुक्का भी लगाया था, तो उसको भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया, मैंने छोड़ा नहीं। क्या चल, जब लग रहा है कि हाँ ओवरऑल मेरे क्वेश्चन बन ही रहे हैं तो छोड़ना क्यों, क्योंकि सारी चीजें कोई कितना भी पढ़ के चल जाए 100% नहीं सही करेगा। कोई माइकल लाल है जो जीके 100% सही कर दे, यूपीएससी वाली नहीं करे तो आप क्या और हम क्या चीज है, ठीक है। और ठीक है जीके आप सही भी कर देते हो तो ओवरऑल आप साइंस में जाके फंसोगे, क्योंकि साइंस ना ये लोग थोड़ा सा 12th लेवल का पूछ लेते हैं कभी कभार, जो कि डिफिकल्ट हो जाता है। बायोलॉजी के क्वेश्चन स्पेशली वो जो मैथ फिजिक्स पढ़ा है और बायोलॉजी घुसा घुसा के पूछ रहे हैं, कहाँ से आपको बायोलॉजी याद होगा। तो फिर वैसा सिचुएशन में या तो तुक्का लो या तो छोड़ दो। बट मेरे हिसाब से अगर आपके मार्क्स इसके अंदर भैया अगर 80 के आसपास लग रहा है कि आपने एक्यूरेट कर रखा है तो आगे 20 का ही छोड़ना। मैं वही काम करता हूँ। मैंने एफकैट भी जब मैंने 2 बार रिटन क्रैक कर रखा, मैंने रिजल्ट भी दिखाया। मैं क्या करता हूँ, मेरे को लगा कि 70% 80% जब चीजें सही जा रही हैं, इन सब एग्जाम में बहुत हो जाता है 70% और 80% मार्क्स, समझ में आ रहा है। तो आगे 20 क्वेश्चन भी ले लो, ठीक है। हो सकता है 20 में 20 पूरा का पूरा गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग कितना करेंगे, 20 नंबर करेंगे। मेरे 80 को मतलब 8 से गुना कर लो ना, 440 340 सॉरी 320 और उसमें से 20 घटा लो, 300 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। फिर भी आपने जो 80 अटेम्प्ट किया उसमें से भी कुछ काट लो, बिकॉज आपको लगता है कि फर्स्ट टाइम में हमने सही किया, उसमें भी कुछ गलती होता है। कुल मिला के कट ऑफ पार हो जाना है भैया, इसमें टेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी असली छटाई जो होती है ना स्टेज 2 के अंदर होती है। और स्टेज 2 अपने हाथ में बिल्कुल नहीं होता। आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपकी बेसिक तैयारी तो होनी चाहिए, लेकिन कितना भी हार्डवर्क कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता, सामने वाले पे डिपेंड करता है। क्योंकि उसमें 30-30 के ग्रुप में 1 या 2 बच्चे चुने जाते हैं, तो फिर क्या लगता है बाकी के 30 गधे थोड़ी हैं, सारे रिटर्न क्रैक करके आए हैं, उनको गधे नहीं कह सकते। वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आपका फ्यूचर में कभी स्टेज 2 ना क्लियर हो तो अपने आप को ये मत सोचना कि हम इस लायक नहीं है। भैया सेलेक्ट करने वाले का पागल है, क्लियर बात है, उसको आपकी काबिलियत समझ नहीं आती है, ये आप कह सकते हो। बिकॉज एसएसबी एफएसबी जो भी है ना, ये सभी चीजें आपकी या फिर पीएसबी आपके हाथ में नहीं होती है। ओके, आप बेवकूफ नहीं होते हो, आप पढ़ के जाते हो, इसलिए आप कभी भी हार नहीं मानना है। अगर फ्यूचर में आप कभी छठे हो और सोच रहे हो कि इस बार ना भरो आप। अगर आपके अंदर आपके पास टाइम है जाने की, प्रिपरेशन करने की, तो आप भरो और जाओ, ठीक है। ये 2 घंटे बहुत है, मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगले 1 से 1.5 घंटे में आप पूरा पेपर बना के अगले हाफ आवर तक आप बोर होने वाले हो। मैं बोर नहीं होता हूँ, ठीक है, मैं आंखें सेकता हूँ। क्या करता हूँ भाई, बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, सबको देखते रहो टुकुर टुकुर। ज्यादा प्रॉब्लम है तो 1-2 बार बोलेंगे क्या देख रहा है मेरा मन, भाई मैं देखूंगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, आंखें नहीं सेक रहा हूँ, आंखें नहीं सेकता, बस मैं जस्ट मैंने बोल दिया। बट वो काम आप कर सकते हो, वहां पे वो सारी फैसिलिटी होती है ऑनलाइन एग्जाम के पास आंखें सेकने वाली। बाकी ये देखो स्टेज 2 के अंदर जो पीएसबी है, इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल चीजें बनेगी। खाली पीएसबी के अंदर क्या क्या होता है वो सभी चीजें होगी। बाकी टेंटेटिव एग्जाम का डेट इन्होंने अप्रैल में क्या रखा है, ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एंड अप्रैल तक एग्जाम ले ले, ठीक है, और स्टार्टिंग अप्रैल में लेंगे, मेरे को लगता नहीं है ऐसा, ठीक है। बाकी ये कोस्ट गार्ड है भैया, कुछ भी कर सकता है। बट आपको ओवरऑल समझ लेना कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, क्योंकि नाविक का और इनका असिस्टेंट कमांडेंट का दोनों का रिटर्न एक साथ ही होता है। ऑलमोस्ट एक दिन असिस्टेंट कमांडेंट का होगा, या फिर नाविक का फिर उसके अगले दिन से, या फिर नाविक का खत्म होने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट का स्टार्ट कर देते, ऐसे ही करते हैं ये लोग। ओके ना गाइस, चलो फिर स्टेज 2 आपका मई में है, स्टेज 3 आपका जून जुलाई में, स्टेज 4 5 6 उतना कोई मतलब नहीं है, इतना जानो। ओके ना, जाने से पहले फिर से याद दिला दूं कि आ जाओ बैचेस में आके तैयारी शुरू कर दो, जो होना होगा आगे देखा जाएगा, जितनी वैकेंसी जाएगी। बशर्ते अगर हाँ आपको तैयारी करनी है तो अभी से शुरू कर दो, क्योंकि जब डेट वगैरह तो अपने टाइम पे तो आते ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन आपका ये सब सीन जो है, आपको तैयारी के लिए ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा दिन दे देंगे वो लोग, तो तैयारी अभी से शुरू कर दो।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और A2Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लो, और स्पेशली असिस्टेंट कमांडेंट के स्टूडेंट हो ना, तो वो सेकंड बैच को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सेकंड यूट्यूब चैनल को A2Z स्टडी डिफेंस एग्जाम करके जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको।